शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें हमारा प्रथम पाठ है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं। मानव जाति ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास सोपान के साथ भाषा के विकास की परंपरा भी अपनाए रखी है। भाषा विकास परंपरा में सरलीकरण की प्रक्रिया इसी बात को इंगित करती है कि मानव समुदाय भाषागत व्याकरणिक बंधनों में जकड़ा नहीं रह सकता। यह इतिहास विदित है कि वैदिक संस्कृत की जटिलता से उबरकर जिस लौकिक संस्कृत को स्वीकृति दी गई वह कम दुरूह नहीं है। यही कारण है कि लौकिक संस्कृत का स्थान पाली और कालांतर में प्राकृत ने ग्रहण किया है। इसी प्रकार प्राकृत जनमानस की अभिव्यक्ति का साधन और माध्यम बनकर प्रेषित हुई है, लेकिन शास्त्र प्रणयन की अनुशासनबद्धता ने इसे भी रूप परिवर्तन के लिए बाधित किया। बररुचि, मार्कंडेय और हेमचंद्र आदि विद्वानों ने प्राकृत भाषा के लिए विशिष्ट व्याकरण ग्रंथ रचने शुरू कर दिए। प्रतिक्रिया स्वरूप जनमानस ने व्याकरण सम्मतता के अभाव में अपनी अवरुद्ध अभिव्यक्ति का निकास ढूंढना शुरू किया। यही प्रयास भाषा के मूल परिवर्तन हेतु बना, जिसमें यत्र तत्र विकृति का आ जाना स्वाभाविक था। इसी विकृत भाषा को अपभ्रंश नाम से अभिहित किया जाता रहा है, जो समस्त नव्य भारतीय आर्य भाषा के विकास की पूर्व पीठिका है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है च्युत, विकृत, संखलित, भ्रष्ट, अशुद्ध, पतित, असंस्कृत। इस प्रकार भाषा के सामान्य मापदंड से दिशा भ्रमित भाषा को अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश शब्द ईसा के 2 सदी पूर्व अपाणिनीय शब्दों के लिए व्यवहृत होता था, किंतु 6ठी शताब्दी में वह साहित्यिक भाषा का वाचक बन गया। काव्यालंकार। इस प्रकार दंडीकृत काव्यादर्श जो 17वीं शताब्दी में रची गई, रुद्रटकृत काव्यालंकार जो 9वीं शताब्दी में रची गई, आदि ग्रंथों ने इसके साहित्यिक रूप की घोषणा की है। इस प्रकार शूरसेन जनपद से सुदूर दक्षिण भारत तक प्रसारित इस भाषा को शौरसेनी प्रकृति के आधार पर शौरसेनी अपभ्रंश भी कहा जाता है, जिसने जनभाषा से अपने साहित्यिक रूप की परिष्कृति में अपना प्रारंभिक रूप कालिदासकृत विक्रमो वंशीय में झलकाया है और जिसकी अंतिम सीमा अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण मानी जाती है। रासक में अपभ्रंश का देशज एवं परिनिष्ठ रूप दोनों ही दर्शनीय है। इस प्रकार अपभ्रंश अपने भाषाई प्रयोग, स्थान, काल, वैशिष्ट में जिन भेदों में विभाजित हुआ उनमें पश्चिमी अपभ्रंश, दक्षिणी अपभ्रंश एवं पूर्वी अपभ्रंश की प्रमुखता है। वास्तव में यह भेद विभाजन रचनाओं की भाषा एकरूपता के कारण निराधार माना गया है। इसी प्रकार भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने प्राकृत से उद्बुद्ध अपभ्रंश को इस प्रकार विभाजित किया है। तो ये धीरेन्द्र वर्मा द्वारा बांटा गया उद्बुद्ध अपभ्रंश हैं, जो प्राकृत से अपभ्रंश का रूप धारण किया। तो पहला प्राकृत है सौरसेनी और इसका अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। पैशाची प्राकृत, पैशाची अपभ्रंश। यद्यपि प्रकृताधारित भेदों में भाषाविदों ने निम्नोक्त अपभ्रंश भेद को मान्यता दी है, जैसे नागर अपभ्रंश जो गुजरात क्षेत्र में है, ब्राचड़ अपभ्रंश सिंध क्षेत्र में है, उपनागर अपभ्रंश पश्चिमी राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में है। यद्यपि अपभ्रंश प्रयोग का विस्तार
उत्तर से सुदूर दक्षिण तक इतना प्रसारित हो चुका था कि इनके बोली रूप में भिन्नता पाना एक अकल्पनीय बात थी। दूसरे, इसके भाषा रूप में इतनी एकरूपता आ चुकी थी कि इसे भेद विभाजन से समझाना अवैज्ञानिक दृष्टि का सूचक है। साहित्य रचना में भाषागत एकरूपता का कारण नागर अपभ्रंश की मान्यता ही थी। क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में बंगाल के सरह दोहा-कोश एवं काणह दोहा-कोश, मिथिला, बिहार और ज्योतिश्वर वर्ण रत्नाकर एवं विद्यापति ख्याति कीर्तिलता, पश्चिम में मुल्तान के अब्दुल रहमान संदेश राष्ट्रक तथा दक्षिण में मान्यखेड़ के पुष्पदंत जसहर चरियू ने इसी भाषा में काव्य प्रणयन किया था। हाँ, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, उच्चारणगत ध्वनिपरक विभिन्नता एवं व्याकरण के कतिपय नियमापवादों को छोड़कर इसकी भाषा एक रूप है। इस प्रकार यह एक निश्चित तथ्य है कि शौर श्रेणी अपभ्रंश ही वह बीज है जिसके प्रस्फुटन से साहित्य रचना का प्रवाह 6वीं-7वीं शताब्दी से 12वीं-13वीं शताब्दी तक अबाधित चलता रहा। जहाँ तक अपभ्रंशकालीन भाषा का प्रश्न है, इसने विस्तृत संस्कृत व्याकरणिक नियमों की संक्षिप्तता ग्रहण की और भाषा को सरलीकृत किया। विभिन्न चिन्हों की अनुपयोगिता, परसर्गों की बहुलता, क्रियापदों में तिंग दंत की जगह कृदंत की मान्यता, वाक्य विन्यास में शब्दों की क्रमिकता आदि परिवर्तनशीलता अपभ्रंश भाषा की अपनी विशेषता है। किशोरी दास वाजपेयी ने इसे ण भाषा कहा है, जबकि अन्य भाषाविद इसे उकार बहुल भाषा मानते हैं। आगे अपभ्रंश की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो पहला विशेषता है ध्वन्यात्मक विशेषता। अपभ्रंश की ध्वनियाँ मूलतः प्राकृत काल की ध्वनियों का अनुसरण करती है। यह सत्य है कि प्राकृत में ध्वनि की जो सामान्य प्रवृत्ति थी, अपभ्रंश में उसे प्रबलता मिली। कुछ नवीन परिवर्तन भी उद्भूत हुए, जैसे अनंत स्वर का ह्रस्वीकरण अपभ्रंश ध्वनि परिवर्तन की प्रवृत्ति है। प्रथमा एवं द्वितीय विभक्तियों से संस्कृत ओ का उ हो जाना इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। यथा जैसे प्रभो का प्रभु हो जाना, देवों का देवु हो जाना, ये ध्वन्यात्मक विशेषता हुई। आदि एवं अनादि स्पर्श व्यंजनों का महाप्राण हो जाना अपभ्रंश की निजी विशेषता है। अपभ्रंश में री के स्थान पर अ, इ, उ, अह, आ, ए, री अथवा री का प्रयोग मिलता है। यथा री का अ अर्थात कृष्ण का कण्हा, तृण का तण, री का ई आदि मृग का मृग, तृण का तिन, री का उ हो जाना, मृग का मुआ या मुई हो जाना, री का ए हो जाना अर्थात गृह का गे हो जाना, री का री हो जाना अर्थात ऋषि का ऋषि हो जाना, ऋण का ऋण हो जाना। अपभ्रंश में आदि य का ज हो जाता है। यथा दियते का हो जाता है दिजई, क्रियते का हो जाता है किजई एवं माँ के सुरक्षित रहने पर भी माँ का वय में परिवर्तन का पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण है। यथा सामल का सांवला, ग्राम का गांव। अपभ्रंश में श और तालव्य श और मूर्धन्य श ध्वनि विलुप्त हैं। ऊष्म व्यंजनों में केवल स का अवशिष्ट रहना इसका वैशिष्ट्य है। अपभ्रंश में शब्द के मध्य में आने वाली क, ख, त, थ, प और फ ध्वनियाँ क्रमशः ग, घ, द, ध, ब और भ में बदल जाती हैं। यथा आकर का हो जाता है आगर, सुख का सुध, शपथ का शपथ। उसी प्रकार अपभ्रंश में ख, घ, थ, ध, फ, भ आदि व्यंजनों का महाप्राणीकरण भी हो जाता है और ये सभी ह में बदल जाते हैं। जैसे शाखा का साहा हो जाता है, अधर का अहर हो जाता है। अपभ्रंश में अनुनासिक ध्वनियाँ ई एवं ज नहीं होता। इसमें न के प्रयोग में भी प्रायः ण से काम लिया जाता है। अपभ्रंश में ख, च, छ, ज, झ, टट, ठट, डट, तत, थत, दत, पप, फप, बब, भप, नह, नन,
न, मह, लह आदि ध्वनियों संयुक्त ध्वनियों का विस्तृत प्रयोग होता है, जैसे पक, भिक्खा, सुवध, तिथु की, जहर, वरम्भी आदि। अपभ्रंश में श के स्थान पर ख ध्वनि मिलती है। यदा कदा ख के स्थान पर क्व का भी प्रयोग सिद्ध है, यथा जैसे शिक्षा का शिक्षा हो जाना, भिक्षा का भीखा हो जाना। अपभ्रंश भाषा में दो व्यंजनों के मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे वर्ष का बरिस हो जाना, क्लेश का किलेश हो जाना, शमशान का शमशान हो जाना। उसी प्रकार अपभ्रंश में आदि, मध्य और अंत्य स्वरों का लोप भी होता है। यह लोप खासकर तब होता है जब आदि स्वर पर उच्चारण का अधिक बल नहीं पड़ता, जैसे अरण्य का रण्य हो जाना, स्कंध का खंड हो जाना। अपभ्रंश में संयोजन की प्रवृत्ति आगामी एवं अनुगामी बहुलता में पाई जाती है। आगामी संयोजन में अंतिम संयुक्ताक्षर में उसी वर्ग का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अनुगामी में अनुनासिक ध्वनियाँ सामान्य व्यंजन के द्वित्व में परिणत होती हैं, जैसे रक्त का रक्त हो जाना, खडक का खग हो जाना, गग हो जाना और आग्नि का अग्नि हो जाना। तो रक्त का रक्त हो जाना आगामी संयोजन है। उसी तरह से आगे क्रमशः हैं। व्याकरण विशेषताएं। रूप रचना संबंधी अपभ्रंश जिस विषय में प्राकृत से पृथक अस्तित्व और उसके ऐतिहासिक वैकास्य की घोषणा करता है, उसमें निम्नोक्त कारणों की प्रधानता है। अपभ्रंश में आकार प्रतिपादकों की विविधता समाप्त हो गई। व्यंजनांत प्रतिपादकों के अनंत व्यंजन का लोप कर दिया गया। यथाह जगत का जग हो जाना, मानस का मण और साथ ही विभिन्न स्वरांत के प्रतिपादकों के आकारांत पुल्लिंग प्रतिपादक की सत्ता वर्तमान रही। यद्यपि लिंग विधान सुरक्षित रहा, परंतु व्यवहारिक रूप में नपुंसक लिंग समाप्त हो गया। अ, इ, उ वाले शब्द लिंगों में मिलने लगे, जबकि आ, इ, उ वाले शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। संस्कृत की अति जटिल कारक व्यवस्था अपभ्रंश में अति सरलीकृत हो गई। अपभ्रंश में कारक विभक्ति के 3 ही वर्ग मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत की 21 एवं प्राकृत की 12 विभक्तियाँ और अपभ्रंश में मात्र वह कितनी रह गई? 6 रह गई। अपभ्रंश में निर्विभक्तिक शब्दों का प्रयोग प्रायः प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति एवं यदा कदा अन्य विभक्तियों में किया जाता है। निर्विभक्तिक पदों से उत्पन्न अव्यवस्था के क्षारण के लिए अपभ्रंश में अनेक स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग परसर की तरह शुरू किया गया, जैसे तृतीया में सहु तण, चतुर्थ में केसी रेसी, पंचम में होन्तहु होंत थीउ, षष्ठी में केरई केर कार कर काकी, सप्तम में मच्छ मह आदि। परसर्ग का उदय अपभ्रंश की निजी विशेषता है। प्राकृत के प्रतिकूल अपभ्रंश में संयुक्त क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बलवती हुई, जैसे जाऊं का गऊं, भग्गा एंतु आदि। क्रियार्थक संज्ञा के निर्माण के लिए प्राकृत में प्रयुक्त तुमुन, इउम, एउम, उम आदि प्रत्ययों का रूपांतरण अपभ्रंश में अण प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार प्राकृतिक के पूर्वकालीन क्रियाओं के प्रत्ययों तथा ई, एपी, एपणु, एवी, एवणु आदि का औचित निर्वाह करते हुए अपभ्रंश ने ई को मान्यता दी और वो हो गया सुनी, करी, चली आदि। सर्वाधिक प्रत्यय अंग के प्रयोग की बहुलता अपभ्रंश की निजी विशेषता है। अनुकरणात्मक क्रिया अपभ्रंश की अन्यतम विशेषता है। अपभ्रंश में तत्सम, तद्भव, देशज तीनों कोटि के शब्द हैं, यद्यपि तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम है तथा विदेशज शब्द अपभ्रंश में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह ज्ञापित होता है कि अपभ्रंश अपने तिरस्कृत रूपबोध से उठकर एक ऐसे ऐतिहासिक प्रयास में उभरा जिसमें भारतीय आर्य भाषा की आत्मा का बीज वपन गुम्फित था। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक में डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश की प्रकृति पर विचार करते हुए ठीक ही कहा है कि अपभ्रंश का ध्वनि विचार प्रकृति से
प्राकृत से प्रभावित था, किंतु उसका व्याकरण प्राकृत प्रभाव से मुक्त होकर लोक बोलियों के सहारे भारतीय आर्य भाषा के विकास की नूतन संभावनाएं प्रकट कर रहा था। कालक्रम में अपभ्रंश में प्राचीनता और नवीनता के संघर्ष में नवीनता विजयनी होती गई और लोक बोलियों की नवीनता बढ़ती गई, यहाँ तक कि अपभ्रंश ने अपने गर्भ से अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय भाषाओं को जन्म भी दिया। अपभ्रंश को विद्वानों ने प्राकृत एवं हिंदी के बीच की विकास स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। अपभ्रंश एवं हिंदी की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं की तुलना करने पर अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव स्पष्ट हो जाता है। कारक विभक्ति। परिनिष्ठित अपभ्रंश में निर्विभक्ति पदों का प्रयोग कम दिखाई पड़ता है। यह प्रवृत्ति परवर्ती अपभ्रंश में अधिक बढ़ती गई थी और आधुनिक बोलियों के उदय के साथ सभी कारकों के लिए नए नए प्रसर्ग आ गए। अपभ्रंश में प्रसर्ग के पूर्व विभक्ति प्रयोग के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। उ विभक्ति। उकार बहुल भाषा के रूप में अपभ्रंश प्रसिद्ध है। यह प्रवृत्ति अबाध रूप से अवधी और ब्रज भाषा तक प्रचलित रही। धर्मो कीच उक्ति उपाह्य अति हर्षु विशेखा मानस से ली गई है। खड़ी बोली में इस विभक्ति का लोप हो गया। हिंग विभक्ति। अपभ्रंश में यह कारक और अधिकारक की विभक्ति थी। हिंग विभक्ति का पहला रूपांतर ई और ए के रूप में मिलता है। संभावित आधुनिक खड़ी हिंदी की अकारांत संज्ञाओं के एकारांत विकारी रूप इसी हिंग के अवशेष हैं, यथा लड़का का लड़का, लड़के। निहि नह का प्रयोग आगे चलकर अवधी और ब्रज भाषा में नह का महाप्राणत्व लुप्त हो गया और यह केवल न के रूप में अवशिष्ट रह गया। नह विभक्ति खड़ी बोली में ओ के रूप में अवशिष्ट रह गई, जो कारकों के बहुवचन कारकों में जुड़कर विकारी रूप बनाते हैं। आँखों से देखा। प्रसर्ग। अपभ्रंश में केवल संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संप्रदान कारक के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे संबंध में केरा, केर, कर, का, की, अधिकरण में मुझे, मुझी, मछ, माझी, संप्रदान में केही, रेति, सण। इन उपसर्गों का रूपांतरण निम्न रूप से हुआ है। के, कई, करी, कर, क, कर। आधुनिक हिंदी में इनके के, का, की रूप ही मिलते हैं। अधिकरण प्रसर्ग माह का मह, मह, मैं होकर खड़ी बोली में प्रयुक्त होता है। तण के रूपांतर त्यों, ते अवधि में तो मिलते हैं परंतु खड़ी बोली में नहीं मिलते। करण प्रसर्ग सहु के रूपांतर सहु, सो, से प्रसर्ग खड़ी बोली में करण एवं पदान दोनों कारकों में होता है। अपभ्रंश में आधुनिक खड़ी बोली तथा प्रसर्गों के विकास पर दृष्टिपात करने में यह स्पष्ट हो जाता है। खड़ी बोली का अधिकांशतः प्रसर्ग अपभ्रंश से ही विकसित हुए। सर्वनाम। अपभ्रंश के विभिन्न सर्वनामों से हिंदी के सर्वनामों का विकास नीचे दिया जा रहा है। हऊँ और हौं, इनका प्रयोग अवधी और ब्रज भाषा में तो हुआ पर खड़ी बोली में नहीं हुआ। मई और मैं, अवधि एवं ब्रज के साथ इनके मैं रूप का प्रयोग खड़ी बोली में होता है। हाँ से बहुवचन अहमे बना तथा इसमें ही हम सर्वनाम का विकास हुआ। हम, अहमे, अहम, अमह और हम। मुझ में प्रसर्ग जुड़कर मुझे, मुझसे, मुझ पर आदि रूप मिलते हैं। तुहु से नु, तुम, तू का प्रयोग अवधि एवं खड़ी बोली दोनों में होता है। अपभ्रंश में तुम नहीं मिलता, तुम्ह वाले रूप ही मिलते हैं। इसी तरह तुझ से तुझ एवं अपन से आपन एवं पुनः अपना विकास हुआ। आगे चलकर खड़ी बोली में मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए आदरार्थ आप का विकास इसी से हुआ। किससे हुआ? अपना से हुआ, जो अपन, आपन और अपना से विकसित हुई। ई का यह प्रयोग हुआ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कवण, कौन, खड़ी बोली को एवं कछु का प्रयोग इसी रूप में अवधि एवं ब्रज भाषा में होता है। सार्वनामिक विशेषण ऐसे और एते प्रत्ययों से बने सार्वनामिक विशेषण ही खड़ी बोली में प्रचलित हुए। ऐसे, ऐसा, ऐसा, पुनः वैसा एवं जैसा का विकास हुआ।
इत वाले रूप का इतना उतना आदि ने हिंदी में प्रमुखता प्राप्त की। संख्यावाचक विशेषण। अपभ्रंश के संख्यावाचक विशेषण में संयुक्त स्वरों और उद्वृत्त स्वरों की प्रधानता है। वहाँ हिंदी के क्षतिपूरक, दीर्घीकरण, सरलीकरण, स्वर संधि आदि नियमों द्वारा अपना अनुकूल बना लिया गया। उदाहरण 20 को 21 कहा गया, 20 को 28 कहा गया, आधा को आधा कहा गया और चौथ को चौथा कहा गया। तो ये अपभ्रंश के संख्यावाचक विशेषण में संयुक्त और उद्वृत्त स्वरों की प्रधानता है और हिंदी में क्षतिपूर्ण, दीर्घीकरण, सरलीकरण, स्वर संधि आदि नियमों द्वारा अपने अनुकूल इसको बनाया गया है, जो आपने नीचे देखा है। क्रिया। हिंदी की क्रियाएं तद्भव हैं, लेकिन जो क्रियाएं तत्सम प्रतीत होती हैं वे वस्तुतः किसी न किसी तद्भव क्रिया की सहायता से क्रिया का कार्य करने में समर्थ होती हैं। तद्भव होने के कारण हिंदी क्रियाओं की संस्कृत की संपूर्ण संपदा प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से मिली है। इनमें भी विशेषता अपभ्रंश के माध्यम से। विकास की इस अवधि में क्रिया रूपों की संख्या भी कमी होती चली गई। धातु। हिंदी धातुओं में से अधिकांश के रूप में अपभ्रंश काल में ही प्रायः बन चुके थे। ध्वनि परिवर्तन द्वारा निर्मित होने वाले धातु, जैसे खाद्य का खा हो जाना, टूट का तोड़ हो जाना, त्रुट का टूट हो जाना, ज्वल का जल अर्थात जलना हो जाना। धातुओं के संयोग से धातु निर्माण। श्रु प्लस नु का क्या हो जाना, सुन हो जाना। नृत्य प्लस त्र का नाच हो जाना। गज परिवर्तन से प्रभावित धातु। रुद का रो हो जाना, दा का दे हो जाना। कृदंत युक्त धातु। अपभ्रंश और हिंदी के अनेक धातु संस्कृत के कृदंत रूप से बने हैं, जैसे च्युत प्लस क्री का चुआ हो जाना, हक प्लस क्री का हाँक हो जाना, रुष्ट का रुष्ट हो जाना। काल रचना। हिंदी के विविध कालों की क्रियाएं अपभ्रंश के उन क्रियापदों से विकसित हुई हैं जिनमें कुछ तो संस्कृत के तिंगय, त्रिडंत रूपों के तद्भव हैं, कुछ कृदंत रूपों के तद्भव शेष इन दोनों के संयोग से हिंदी में हैं। हूँ तथा था, थे, थी, थी आदि सहायक क्रियाएं संस्कृत के त्रिडंत रूपों में विकसित हैं। अस्ति, अस्ति, आहै, अकुर, अभूत, अहुत, हुत, हुतो, होक्तो, था। इनमें हुत और हुतो क्रमशः अपभ्रंश एवं ब्रज में मिलते हैं, परंतु था वाले रूप खड़ी बोली की नवीन उद्भावना है। तो हुत और हुतो का प्रयोग अपभ्रंश और ब्रज में मिलता है, परंतु था का प्रयोग खड़ी बोली में ही मिलता है। अपभ्रंश में भविष्यत काल वाला रूप होगा या इसी तरह की अन्य सहायक क्रियाएं नहीं मिलती। यह पश्चिमी हिंदी में पहली बार दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान कालिक दंत ऐसी क्रियाएं संस्कृत के क्षत्रि प्रत्यय के जोड़ने से मिलती हैं, यथा कटत, पठत, जयवत। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से लिया गया है। ये भूतकालीन कृदंत। अपभ्रंश में भूतकाल में प्रायः निष्ठा के ही रूप प्रचलित हैं, त्रिदंत रूप नहीं, यथा गया, बिका आदि। भविष्यत कृदंत। अपभ्रंश में कभी कभी अब प्रत्यय वाले रूप मिलते हैं, जो आज पूर्वी हिंदी में पूर्ण रूप से प्रचलित है, यथा दखत, करब आदि। पूर्वकालिक कृदंत। हेमचंद्र के अपभ्रंश में पूर्वकालिक के लिए ई, ए, वी का अ, वी का ई, वी, एति आदि अनेक प्रत्यय वाले रूप थे। इनमें से करी, करऊ जैसे ब्रज में तो प्रचलित है, किंतु खड़ी बोली में अ वाले रूप कर ही प्रचलित, जैसे चल कर। संयुक्त क्रिया। संयुक्त काल के अतिरिक्त अपभ्रंश में संयुक्त क्रिया बनाने की पद्धति जो दिखाई पड़ती है, यथा रडंत उजाई अर्थात रटता जाता है हेमचंद्र। सज्जा क्रिया अर्थात प्राकृत पैंगलम से लिया गया है। कुछ को छोड़कर अपभ्रंश के अधिकांश विशेषण संस्कृत के तद्भव के हैं। कालवाचक अज्जु का अज्जु या आज, अवहु का अबही या अब, आह, यहम का कहिया भोजपुरी या अवधि प्रयोग होता है कहिया का। जज्बे का जब, स्थानवाचक का कहीं, कहे, कहाँ, जहीं का जह, जहाँ, विविध का अवश्य, आवश्यक। वाक्य विन्यास। वाक्यों में शब्दों के पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रम को वाक्य विन्यास कहते हैं। जहाँ तक वाक्य विन्यास की विशेषताओं का संबंध है, अपभ्रंश ने यह तो अपनी अर्जित संपत्ति के रूप में हिंदी को दिया तथा अथवा संस्कृत की परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तित करके आगे बढ़ाया।
विभक्ति व्यत्यय को लक्षित करके हेमचंद्र ने लिखा है, पहला, संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण के लिए होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण के लिए होता है। अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग करण कारक के लिए, कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए होता है। कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए होता है। तो ये किन्होंने लिखा है? ये लिखा है आपके हेमचंद्र ने। प्राकृत एवं अपभ्रंश की यह परंपरा हिंदी के वर्तमान स्वरूप को निश्चित करने में बहुत हद तक सहायक होती रही है। उदाहरण, संस्कृत में कथ का कर्म सदैव द्वितीय विभक्ति में रहता है, परंतु हिंदी में उसके साथ कर्ण प्रसर्ग से लगाया जाता है, जैसे मैंने उससे कहा, न कि मैंने उससे कहा। कर्मवाचकी विशेषता। अपभ्रंश में विहर्थक, जज, प्रत्यय वाले रूपों का प्रयोग कर्मवाचक में प्रचुरता से होता है। हिंदी के कर्मवाचक के जाए वाले रूप इसी से विकसित हुए हैं। कर्मवाचक के मैंने करवाया ने युक्त कर्ण प्लस सकर्मक धातु वाले रूप का प्रयोग अपभ्रंश में से ही चला आ रहा है। संयुक्त क्रिया। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में सर्वप्रथम अपभ्रंश में ही संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसे रडंत यूँ चाहे का रटता जाता है हो जाता है। आगे चलकर आधुनिक हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग और भी जटिल हो गया। वाक्य गठन। अपभ्रंश में प्रायः छोटे छोटे साधारण वाक्य ही मिलते हैं। रूप से अधिक वाक्यों अथवा उपवाक्यों वाले मिश्रित वाक्य बहुत कम मिलते हैं। हाँ, परवर्ती अपभ्रंश में यानी आगे वाले अपभ्रंश में, जिसको अवहट कहा गया है, एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने की प्रवृत्ति अदकदस दिखाई पड़ती तो है, पर इनके रूप एनाफोटिक हैं। आगे चलकर पुरानी हिंदी में विशेषण उपवाक्य को जोड़ने के लिए संबंध सर्वनाम जो का प्रयोग होने लगा। लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली में गद्य साहित्य का जब काफ़ी विकास हुआ तो अनेक प्रकार के मिश्रित वाक्यों की योजना भी हुई। शब्दकोश। अपभ्रंश में प्रायः तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया गया। आगे चलकर भक्ति आंदोलन के कारण तत्सम शब्दों को पुनः प्रवेश मिला। दूसरी ओर कुछ अरबी फारसी के शब्द भी परवर्ती अपभ्रंश में प्रवेश पा चुके थे। अपभ्रंश के शब्द थोड़े से ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी तथा उसकी बोलियों में आज भी देखने को मिलते हैं। हेमचंद्र की देसी नाम माला में आए हुए शब्द ध्वनि परिवर्तन के साथ आज भी हिंदी की बोलियों में मिलते हैं, जैसे अपभ्रंश ग्वाला का ग्वाला है, अपभ्रंश चोटी का चोटी है, और अपभ्रंश झंटी का झोटी है, और अपभ्रंश बप्पो का बाप है, अपभ्रंश बुहारी का बुहारी है, खल्ला का खाल है, कोयला का कोयला है, ढोला का दूल्हा है, धानों का अधाना है, घुंट का घूंट है। तो अपभ्रंश का प्रयोग अभी भी वैसे ही हिंदी में होता है, ध्वनि परिवर्तन के साथ आज भी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यह कहना सार्थक है कि आधुनिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान सराहनीय, अर्थात आधुनिक हिंदी अगर आज विकसित है तो उसके पीछे अपभ्रंश का ही योगदान है। अगली भाषा है अवहट भाषा। परिनिष्ठ अपभ्रंश में देशी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे अवहट भाषा कहते हैं। अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य अवहट की स्वीकृति पारंपरिक है। अवहंस, अवभंस, अवहत, अवहट, अवहठ, अवहट आदि नामों से चर्चित अवहट संदेश राशक अब्दुल रहमान, बाहुबली, शाली भद्रसूरी, प्राकृत बैंगलम, बब्बर, जज्जल, विद्याधर, हरिब्रह्म आदि अज्ञात कवियों की रचनाएं हैं। उक्ति व्यक्ति व्याकरण जो दामोदर शर्मा की है, वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर की है, कीर्तिलता ने कीर्ति प्रताका जो विद्यापति की है आदि ग्रंथों का प्रणयन इसी अवहट भाषा में हुआ। अपभ्रंश के विस्तृत प्रयोग एवं प्रभाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और पश्चिमी भेदों में अधिक तीव्रता आई, फलतः बोलियों का स्वतंत्र रूप अस्तित्व में आया। यही रूप अवहट कहलाया। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक में परवर्ती अपभ्रंश के लिए ही अवहट शब्द का प्रयोग मिलता है। अवहट शक्य, पई, यमी, पे, सायमी, मासाए, लखन, क्वदंदाहरणे, सुकवितम, भूषियम, जहिम
उसी प्रकार 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्णनाकर में अपभ्रंश के लिए अवहट का प्रयोग किया है। पुनु कैसन भाट संस्कृत प्राकृत अवहट पैशाची सौर चैनी मागधी। इसी परंपरा में 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता में अवहट्टा कहकर अपभ्रंश का ही द्योतन कराया है। जैसे देसियन बाड़ा सबजन मिठा ते तैसन जम्पऊ अवहट्टा। वास्तव में जिस प्रकार अपभ्रंश के लिए देशी भाषा शब्द का प्रचलन था, उसी प्रकार विद्यापति तक अवहट शब्द अपभ्रंश का वाचक माना गया। नव्य भारतीय आर्य भाषा के विकास की दृष्टि से इसकी विशेषताओं को क्रमशः इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है। जैसे पहली विशेषता शाब्दिक विशेषता, अपभ्रंश की सभी स्वर ध्वनियाँ अवहट में वर्तमान रहीं। इनके अतिरिक्त अवहट में अ, ई, अ, उ की संधि से बने ऐ और औ ध्वनियाँ मिलती हैं। लिपि में री का अस्तित्व मिलता है, लेकिन उच्चारण में वह नियमित री होता है। उद्वृत्त स्वरों में संधि की प्रक्रिया का अवहट में तेजी से विकास हुआ। अनंत्य दीर्घ स्वर जो अपभ्रंश नियमतः ह्रस्व हो गए थे, अवहट में विलुप्त हो गए और क्या बन गए? सासु से स्वश्रु बन गए, भूख से भू भुक्षा आदि बन गए। अर्ध तत्सम और तत्सम शब्दों की ग्रहणशीलता अवहट में ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तन लक्षित है। इसमें स्ववर्ण्य की अपेक्षा स्वर भक्ति और विकर्ष अधिक प्रयोग मिलता है। यथा वर्ष का वरिष, लोक का लोग, रतन का रतन। किसी शब्द के अनंतर प्रयोजनों के लोप से उत्पन्न उद्वृत्त संयुक्त स्वर संयुक्त अथवा संधि प्राप्य अथवा यह व श्रुति के समावेश से स्वतंत्र अस्तित्व पाते हैं। जैसे द्रुतकार का जु आर हो जाना, जुआर हो जाना, सुकार का सुआ आर, सुआर, सुआर आदि। तत्सम एवं अर्ध तत्सम शब्दों के आगमन में श तालव्य श ध्वनि नए सिर से मिलते हैं और मूर्धन्य श का अस्तित्व केवल लिपि तक ही सीमित रहता है। अन्य संयुक्त और असंयुक्त व्यंजनों में उराह, ज्वराह, बेढ़, बूढ़, पढ़ब, सावन आदि शब्द मिलते हैं, जिन्हें अपभ्रंश रूपानुसार यथावत ग्रहण कर लिया गया है। व्याकरण विशेषताएं अवहट में प्रायः सभी कारकों के निर्विभक्ति रूप का खुलकर प्रयोग होने लगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में प्रायः अन्य सभी प्रतिपादकों के रूप रचना पर आधारित हो गए। विभक्तियों के लोप होने से परसरों का प्रचलन अपभ्रंश में भी होने लगा। अवहट में उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक हो गई। क्रिया रूपों में संयुक्त काल एवं संयुक्त क्रियाओं के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। उसी प्रकार सर्वनामिक रूप काफ़ी घिसकर अपभ्रंश की अपेक्षा नव्य भारतीय आर्य भाषा के अधिक समरूप हैं। अनेक नए रूप में भी इस अवस्था में विकसित हुए। वर्तमान काल के रू संधि संकोच के कारण नव्य भारतीय आर्य भाषा के समान मिलते हैं। यथा चलती का चलऊ चले। सहायक क्रिया का प्रयोग विस्तृत हुआ। वाक्य में पदों के स्थान पर क्रम अपभ्रंश की अपेक्षा अधिक स्थिर हुआ। अपभ्रंश और अवहट में अंतर। अवहट में अपभ्रंश की सभी ध्वनियों के अतिरिक्त अ, ई, औ की संधि से बनी क्रमशः ए और औ ध्वनियाँ निकलती हैं। अंत्य दीर्घ स्वर्ग जो अपभ्रंश में नियमित ह्रस्व हो गए, अवहट में लुप्त हो गए। कारक रूपों में अनुनासिक भी अपभ्रंश से भी भिन्नता सूचित करता है। यथा संदेश राष्ट्रक में तृतीया सप्तमी में ही अंत वाले रूपों की जगह ही अंत वाले रूपों का प्रयोग हुआ। अनुनासिक व्यंजन के बाद आने वाले व्यंजक अनुनासिक में समीकृत होना अवहट में अपभ्रंश का अवहट से अंतर प्रदर्शित करता है। यथा समीर का शामपुर अर्थ अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अनत्य उद्वृत्त स्वर ई आ प्रत्यय के योग से ई आ हो जाता है। जिसे दुख का दुखिया, सुख का सुखिया। व्याकरण अंतर क्या है? प्राय सभी कारकों के निर्विभक्ति पदों का अवहट में खुलकर प्रयोग होने लगा। हेमचंद्र के समय केवल कर्ता, कर्म एवं संबंध कारक की विभक्तियाँ लुप्त होती थीं। विभक्ति लोप के साथ आधिकारिक प्रस्तरों का प्रचलन अवहट में केही, रेसी, केर आदि इन्हें गिने प्रस्तक रूप में मिलते हैं। पूर्वकालीन क्रिया के परिनिष्ठ अपभ्रंश में जहाँ अभी, हवि आदि प्रत्यय मिलते हैं, वहाँ अवहट में संयुक्त पूर्वकालीन रूपों का प्रचलन हो गया। यथा देही, करी आदि। सर्वनामिक रूप काफ़ी घिसाकर अपभ्रंश की अपेक्षा नव्य भारतीय आर्य भाषा के अधिक समान मिलते हैं। विशेष रूप से कीर्तिलता में यथा मोह, भोर, तोर, मोके आदि। अन्य पुरुष के लिए अपभ्रंश में जहाँ से
ते आदि का प्रचलन था, वहाँ अवहट यानी पूर्वी में ओई वाले रूप में चल पड़े थे। वाक्य विन्यास एवं पदों का स्थान अवहट में अधिक स्थिर हुआ। वर्ण रत्नाकर एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण में वाक्य गठन अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। सामान्य एवं प्रेरणार्थक क्रियाओं का आरंभिक अंतर मिट गया और उसके स्थान पर अवहट में धातु स्वर में दीर्घकरण की प्रवृत्ति आ गई, अथा भड़ भड़ती। इसी प्रकार भूत धातु का आरंभिक मिट जाने के बाद अंतर के लिए आव और विकरणों का सहारा लिया गया। अब जानेंगे पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी गुलेरी यानी चंद्र शर्मा गुलेरी का शोधपरक आलेख है। उसको जब 1948 में नागरिक प्रचारणी सभा ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया तो साहित्य मंत्री आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी वक्तव्य में लिखा है, विचार था कि इसमें उद्धृत अपभ्रंश या अवहट के अवतरणों की वैज्ञानिक टीका टिप्पणी कराकर जोड़ दी जाए। पुरानी हिंदी गुलेरी जी के मौलिक विचारों का खजाना है, जिसका अभूतपूर्व महत्व प्रथम प्रकाशन के समय तो था ही, आज भी उतना ही है। प्राय कहा जाता है कि मूल भाषा संस्कृत है और आधुनिक आर्य भाषा उसकी बेटियां हैं, अर्थात उससे विकसित हुई है। इसके विपरीत उन्होंने हिंदी को मूलधार से निकली नहर माना, मूलधारा नहीं माना है। बल्कि उन्होंने एक अन्य बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि संस्कृत नाटकों की प्राकृत को आरंभ का प्राकृत का नमूना नहीं मानना चाहिए। वह पंडिताओं या नकली या गढ़ी हुई प्राकृत है जो संस्कृत में मसविदा बनाकर प्राकृत व्याकरण नियमों से गढ़ी हुई है। वह संस्कृत व्याकरणों का नियमानुसार किया हुआ रूपांतर है, प्राकृत भाषा में नहीं। आचार्य गुलेरी ने आगे अपभ्रंश पर विचार करते हुए लिखा था कि बांध से बचे हुए पानी की धाराएं मिलकर अब नदी का रूप धारण कर रही थी, तो उसमें देशी धाराएं भी आकर मिलती गईं। देशी और कुछ नहीं, बांध से बचा हुआ पानी है, या वह जो नदी मार्ग पर चला आया बांधा ना गया, उसे भी कभी कभी छानकर नहर में लिया जाता था। बांध का जल में रिश्ता इधर मिलता आ रहा था। पानी बाढ़ बढ़ने से नदी की गति वेग में निम्न भिमुखी हुई, उसका अपभ्रंश अर्थात नीचे को बिखरना होने लगा। अब सुत से नपे किनारे और नियत गहराई नहीं रही। प्रायः यह समझा जा रहा है कि उन्होंने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। ऐसा नहीं है। उन्होंने अपभ्रंश के दो स्वीकार किए हैं, पहला पुरानी अपभ्रंश, दूसरा है पिछली अपभ्रंश। पुरानी हिंदी अपभ्रंश को उन्होंने प्रारंभिक अपभ्रंश कहा है और पिछली अपभ्रंश को उन्होंने उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा है। उनका तात्पर्य है कि आगे और व्यापक खोज होनी चाहिए, जिससे निश्चित रूप से यह पता लगाया जा सके कि कहाँ तक के साहित्य को माना जाए, कहाँ से प्राप्त साहित्य को अपभ्रंश न कहकर पुरानी हिंदी कहा जाए। जहाँ से हिंदी का उद्गम हुआ और विकास हुआ, अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती है, पुरानी हिंदी कहाँ आरंभ होती है, इसका निर्णय करना कठिन किंतु रोचक और बड़े महत्व का है। इन दोनों भाषाओं के समय और देश के विषय में कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। उनका कहना स्पष्ट है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश से भिन्न है। पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य है खड़ी बोली हिंदी के पूर्व रूपों से, जिसको प्राक्रांत में उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है। आजकल लोग पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदी की प्राचीनतम रूप मानते हैं। उनका विचार हम अवतरणों के विचार के पीछे कहेंगे, किंतु इतना कह देते हैं यदि इन कविताओं को पुरानी हिंदी नहीं कहा जाए तो रासो की भाषा को राजस्थानी या मेवाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी, चारनी, भाटी कहना चाहिए, हिंदी नहीं। ब्रजभाषा में हिंदी नहीं और तुलसी की मधुरोक्तियाँ भी हिंदी नहीं। उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी, मारवाड़ी, ब्रजभाषा अवधि आदि हिंदी की भाषाएं मानी जा सकती हैं, पर हिंदी नहीं। यह बहुत मौलिक दृष्टि है। आगे चलकर पुरानी हिंदी का प्रयोग अपभ्रंश के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया। हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की क्या भाषा है। गुलेरी जी मात्र हेमचंद्र की शब्दानुशासन से उदाहरण देकर संतुष्ट होना पड़ा। इस दिशा में दो महत्वपूर्ण कृतियों का उद्घाटन हुआ जिसको पुरानी हिंदी में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है प्राकृत पेंगलम और दूसरा है राहुल बेल। प्राकृत पेंगलम में पुरानी हिंदी के भरपूर उदाहरण हैं। डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि इस पुरानी हिंदी के अध्ययन में प्राकृत पेंगलम का स्थान महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के अध्ययन पुरानी हिंदी भाषा का साहित्य के विकास में प्राकृत पेंगलम का योग पर डॉक्टर भोला शंकर व्यास को डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई।
राहुल वेल पर डॉक्टर भयाणी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त तथा डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने शोध पर कार्य भी संपन्न किए। पुरानी हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं। गुलेरिक जी के शब्दों में अपभ्रंश का परिवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है। इस प्रकार पुरानी हिंदी की स्थिति अपभ्रंश, अवहट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की है। अपनी प्रौढ़ता के कारण इसने ही कवियों को साहित्य सृजन के लिए आकृष्ट किया। पुरानी हिंदी के अंतर्गत आदिकालीन रासो काव्य, रास काव्य, परवर्ती सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, मुल्लादार चंदायन, सूफी काव्य, जयदेव, नामदेव और त्रिलोचन आदि कृत संत काव्य, प्रारंभिक खड़ी बोली काव्य तथा प्रारंभिक गद्य काव्य आदि को परिगणित किया जा सकता है। इस प्रकार पुरानी हिंदी की विशेषताओं को क्रमशः इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है। पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था अपभ्रंश एवं अवहट के काफ़ी निकट है। अपभ्रंश के विपरीत अवहट में जिन दो स्वरों ऐ औ का प्रवेश हुआ, पुरानी हिंदी में इसके प्रयोग की बहुलता पाई गई। ड ढ का प्रयोग भी स्पष्ट होने लगा। न मह लह आदि मूल व्यंजन के रूप में अपभ्रंश काल में प्रयुक्त नहीं थे। पुरानी हिंदी में उन्हें मूल न म ल महाप्राण रूप में ग्रहण किया गया। क्षतिपूरक दीर्घीकरण तथा सरलीकरण की प्रवृत्ति और विपलिष्ट हुई। अपभ्रंश का द्वित्व अथवा संयुक्त व्यंजन पुरानी हिंदी में ज्यों का त्यों मिलता है। कहीं कहीं संस्कृत का पुरानी हिंदी रूपी दोहरी भावार्थ संज्ञा के रूप मिलता है, यथा चातुर्यता। संस्कृत की वर्तमानी कालिक क्रिया अस्थि अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी में होना धातु रहकर वर्तमान धातुज विशेषणों के क्रियापद का काम करने लगी, यथा अस्थि, अहिए, अहे। इसी अहे से आधुनिक हिंदी का है बना है। पुरानी हिंदी अवहट की तुलना में अधिक वियोगात्मक हो गई है। पुरानी हिंदी क्या हो गई है? अधिक वियोगात्मक किससे है? अवहट की तुलना में। शाब्दिक विशेषताओं में अपभ्रंश एवं अवहट की तरह ही तद्भव शब्दों की प्रधानता रही, किंतु भक्ति आंदोलन के प्रभाव से तत्सम शब्दों का प्राचुर्य बढ़ा। इसके साथ ही मुस्लिम शासनकाल में पश्तो, तुर्की एवं अरबी शब्दों का भी प्रवेश हुआ। यथा तत्सम, अलक, रोम, मस्तक, तिलक, करुणा, ब्रह्मा, शास्त्र, मोक्ष आदि ये आपके तत्सम हैं। अरबी में अक्ल, कबाब, नजर, नूर, फारसी में आवाज़, जिंदा, दम, दिल, तुर्की में चमकम, कलगी, पश्तो में पठान, दंगर। इसके अतिरिक्त अनुकरणात्मक शब्दों की प्रचुरता की भी पुरानी हिंदी की अन्यतम विशेषताएं, जैसे कनकन, खट्टर, खट्टर, डगमगाना आदि। इस प्रकार पुरानी हिंदी के प्रारंभिक चरण से ही खारकीय रूपों में परिवर्तन हुआ। इन रूपों में निर्विभक्ति अथवा परसर्ग युक्तता प्रधान थी। नाना प्रकार की सहायक क्रियाओं के प्रयोग में पदक्रम की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। क्रिया के काफ़ी रूप कृदंती होने लगे, अतः क्रिया लिंग से प्रभावित होने लगी। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि ध्वनि व्यवस्था, प्रकरण रूप अथवा शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी अपभ्रंश, अवहट एवं मध्यकालीन हिंदी के बीच की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश, अवहट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की एक क्या है? श्रृंखला है पुरानी हिंदी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में संबंध। वैदिक संस्कृत काव्य में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी थीं, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्गीय, पूर्वी। लेकिन पाली काल में एक और बोली दक्षिण का विकास हो गया। प्राकृत काव्य में उपरोक्त 4 बोलियों से 6-7 बोलियों का विकास हुआ और ये थे ब्राह्मण, केके, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। इन्हीं नामों के आधार पर आगे चलकर 6 अपभ्रंश बोलियों का विकास हुआ, जिसमें विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाएं उद्भूत हुई, जैसे ब्राह्मण, सिंधी, केकज, लहंदा, टक पंजाबी, महाराष्ट्री मराठी, शौरसेनी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया। खड़ी बोली में प्रयुक्त रूपों के बीज यूँ तो हमें प्राकृतिक काल में ही मिलने लगते हैं, अपभ्रंश में आकर ये और अधिक स्पष्ट हो गए, जैसे हम, हमारी, तू, जो है, हो, कहीं गए, के, का, आज, कैसे जैसे रूप अपभ्रंश के अंतिम काल में मिलने लगते हैं। संधिकाल अवहट की
तो प्राकृत पैंगलम, बब्बर, जज्जन, विद्याधर आदि अज्ञात कवियों की रचना। इसे वर्ण रत्नातक रत्नाकर है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। उक्ति व्यक्ति के प्रेरण है दामोदर शर्मा की। संदेश राष्ट्रक है अब्दुल रहमान की। विद्यापति एक के कीर्तिलता आदि में भी खड़ी बोली के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। खड़ी बोली का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप गोरखनाथ, खुसरो, रामानंद, रैदास तथा बंदानवास आदि में उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी। आदिकालीन हिंदी की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। तो ध्वनि विशेषताएं आदिकालीन हिंदी की ध्वनियाँ अपभ्रंश के समान ही थी। इनमें मुख्य अंतर यह था कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर अ तथा औ हो गए, जो संयुक्त स्वर थे, परंतु इसका उच्चारण क्रमशः अ, उ के रूप में होता था। च, छ, ज, झ जो अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, प्रारंभिक हिंदी में यह स्पर्श संघर्षी हो गए। न, र, फ, स अपभ्रंश में द्वितीय ध्वनियाँ थीं, जो प्रारंभिक हिंदी में वस्तर्थ हो गई। प्रारंभिक हिंदी में ड, ढ प्रयंजनों का आगमन हुआ। न, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब महाप्राण रूप में क्रमशः न, म, ल हो गए। भक्ति आंदोलन एवं दूसरी ओर मुस्लिम शासकों के प्रभाव के कारण हिंदी में संस्कृत तथा फारसी शब्द आए और इस कारण उनके कुछ संयुक्त व्यंजनों ने भी हिंदी में प्रवेश किया। व्याकरण विशेषताएं भाषा के विकास के साथ साथ आदिकालीन हिंदी व्याकरणिक स्तर पर भी अपभ्रंश से भिन्न होती गई। अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की तुलना में वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश। आदिकालीन हिंदी वियोगात्मक की ओर प्रवृत्त हुई। सहायक क्रियाओं तथा प्रसर्गों यानी कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा तथा धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होता गया, इसलिए हिंदी को वियोगात्मक भाषा भी कहते हैं। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि इसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रयोग पूर्णतः समाप्त हो गया। कृदंतों से बनी क्रियाओं में लिंग परिवर्तन पूरी तरह से होने लगा। वाक्य रचना में भी शब्द क्रम अपभ्रंश की तुलना में निश्चित होने लगे। शब्द भंडार की बात करें तो आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें 2-3 का ही उल्लेख है। भक्तिकालीन आंदोलन के प्रारंभ के कारण तत्सम शब्दावली का बाहुल अपभ्रंश की तुलना में बढ़ने लगा। मुसलमानों का आगमन से कुछ पश्तो, फारसी, अरबी, तुर्की आदि शब्दों का प्रयोग हिंदी में शुरू हुआ। उदाहरण गूंगा, नूर, अलद, काजी, नज़र, खून, सूरमा, मीर आदि शब्द में अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ। अब हम लोग इस पाठ संबंधित MCQ बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, इसमें आप लोग भी देखेंगे और पेन पेंसिल जरूर रख लें आप, ताकि आप उसको बना पाएँ। तो पहला प्रश्न है, मानव जाति ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के विकास सोपान के साथ किस परंपरा को अपनाए रखा? तो पहला है नदी के विकास, वैज्ञानिक विकास और भाषा विकास, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो तीसरा होगा भाषा का विकास। किस विकृत भाषा को अपभ्रंश नाम से अभिहित किया जाता रहा है, जो समस्त नव्य भारतीय के विकास की पूर्व पीठिका है? तो पहला है आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो इसमें तीसरा प्रश्न है, तीसरा उत्तर है संस्कृत भाषा। किस विद्वान ने प्राकृत भाषा के लिए विशिष्ट व्याकरण ग्रंथ रचने प्रारंभ किए और प्रतिक्रिया स्वरूप जनमानस ने व्याकरण सम्पन्नता के अभाव में अपनी अवरुद्ध अभिव्यक्ति करने का चुनना शुरू किया? तो कौन है वो? तो बररुचि, मार्कंडेय, हेमचंद्र या उपरोक्त सभी? तो आप लोग फटाक से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर होगा आपका, तीसरा का उत्तर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। इन तीनों ने अपना अपना व्याकरण लिखा। ये सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा गलत हो गया है, मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि किस विकृत भाषा को अपभ्रंश नाम से अभिहित किया जाता रहा है, जो समस्त नव्य भारतीय के विकास की पूर्व पीठिका है? तो पहला इसमें 2 का ए होगा, ठीक है ना, आर्य भाषा, ठीक है, और 3 का हो जाएगा डी।
अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का चौथा क्वेश्चन, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो पहला है आर्य, इंडो, विकृत या पाली। तो फटाक से बताएं आप लोग क्या होगा? तो अपभ्रंश का शाब्दिक होगा विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश शब्द 6ठी शताब्दी में किसका वाचक बन गया? तो पहला है साहित्यिक भाषा, सार्वलौकिक भाषा, विकल्प भाषा या ऐतिहासिक भाषा। तो इसमें ए यानी पहला साहित्यिक भाषा। प्राकृतिक जनमानस की अभिव्यक्ति का डैश बनकर प्रेषित हुई, लेकिन शास्त्र प्रणयन की अनुशासनबद्धता ने इसे रूप परिवर्तन के लिए बाधित किया। तो वो कौन है बताइए? तो पहला है आपका इसमें शिक्षा और माध्यम, दूसरा है साधन और माध्यम, तीसरा है धन और शिक्षा, और चौथा है आपका धन और माध्यम। छठा क्या होगा? बी, साधन और माध्यम। अगला प्रश्न है संदेश राष्ट्रक किसकी कृति है जो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण मानी जाती है? तो आप लोग बताएं किनकी है? रासवान की है, अब्दुल रहमान की है, कालिदास की है या कबीरदास की है? तो ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान है। तो बी यानी अब्दुल रहमान। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुमिलित है? मतलब सुमिलित है, सही सुमिलित है। तो कालिदास की विक्रमोवंशीय, महादेव वर्मा की गोदान, रसखान की पंचतंत्र या विष्णु शर्मा की प्रेम वाटिका। तो आप लोग बताएं फटाफट। 8वां प्रश्न है पहला कालिदास विक्रमोवंशीय, ये सुमिलित है और सब गलत है। महादेव वर्मा गोदान तो मुंशी प्रेमचंद का है ना, और रसखान पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा जी की है, और प्रेम वाटिका जो है किसी और की है। चलिए, दंडीकृत काव्य आदर्श 17वीं शताब्दी में रची गई, और रुद्रतकृत काव्य अलंकार जो 9वीं शताब्दी में रची गई। आदि ग्रंथों ने इसके ऐतिहासिक रूप की घोषणा की। रासक में अपभ्रंश का रूप कौन सी है? कूट की सहायता से उत्तर दें। तो पहला है देशज एक दर्शनीय क्षेत्र, देशज एवं परिनिष्ठ रूप दोनों ही रूप दर्शनीय है। तो आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा? 9वां का उत्तर तो बी होगा, कथन 2 केवल सही है। देशज एवं परिनिष्ठ रूप ही रूप दर्शनीय है। भाषा वैज्ञानिक धीरेन्द्र वर्मा ने प्राकृत से उद्भुत अपभ्रंश को कितने विभागों में विभाजित किया है, कितने भागों में बांटा है? 10वां प्रश्न है तो 3 भागों में या 5 भागों में, 7 भागों में या 8 भागों में? जल्दी बताएं आप। 10वां का हो जाएगा बी यानी 5 भागों में। अपभ्रंश प्रयोग का विस्तार उत्तर से सुदूर दक्षिण तक इतना प्रसारित हो चुका था कि इसके बोली रूपों में विभिन्नता पाना एक डैश बात थी। तो यहाँ क्या उत्तर होगा ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला है साधारण, विकल्पनीय, अकल्पनीय या इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का उत्तर क्या होगा? अकल्पनीय, मतलब इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। साहित्यिक रचना में किसकी एक रूपता का कारण अपभ्रंश की मान्यता थी? पहला नीतिगत, व्यक्तिगत, भाषागत या संस्कृति। तो 12वां का क्या होगा? सी यानी भाषागत। साहित्य रचना में भाषागत एक रूपता कारण अपभ्रंश की मान्यता थी। शौर्सनी अपभ्रंश ही वह बीज है जिसके प्रस्फुटन से साहित्यिक रचना का प्रवाह 7वीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी तक अबाधित रहा, मतलब अबाधित रहा। तो बताएं आप लोग 13वां का क्या उत्तर होगा? तो 11वीं से 12वीं या 12वीं से 13वीं या 13वीं से 14वीं या 14वीं से 15वीं। तो इसका उत्तर होगा ब यानी बी। 13वां का बी, 12वीं से 13वीं। संस्कृत व्याकरणिक नियमों को संक्षिप्तता में ग्रहण की और किसका सरलीकृत किया गया? तो पहला लिखित शब्द ज्ञान या भाषा का। 14वां का होगा डी का, ठीक है ना। तो डी जो है मतलब भाषा, संस्कृत व्याकरण नियमों को संक्षिप्त ग्रहण की और इसका सरलीकृत किया। अपभ्रंश की ध्वनियाँ मूलतः कौन सी विभक्तियों में संस्कृत ओ का उ हो जाना प्रवृत्ति का परिणाम है? तो प्रथमा, तृतीया या पंचम या 7वीं। कि हमने पढ़ा भी जस्ट, तो प्रथमा पहला उत्तर। अपभ्रंश में कौन कौन सी ध्वनि विलुप्त है? तालव्य श, मूर्धन्य श, च, छ, ट, ठ, य, श। तो बताएं 16 का क्या होगा? 16 का होगा ए यानी अ, पहला श और तालव्य श और मूर्धन्य श, ये ध्वनियाँ क्या है अपभ्रंश में? विलुप्त हैं। अपभ्रंश में री के स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग नहीं मिलता है? ध्यान देंगे आप।
तो 17वां का होगा सी, री का च प्रयोग नहीं मिलता है। री का अ होता है, री का ई प्रयोग होता है और री का ए के रूप में प्रयोग होता है, री का च के रूप में प्रयोग नहीं मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपभ्रंश में अनुनासिक ध्वनियाँ ई एवं ज नहीं होता। न का प्रयोग में भी प्रायः ड से काम लिया जाता है। तो इसमें दोनों में से कौन सा उत्तर सही बताइए फटाफट आप। तो पहला उत्तर केवल सही है, कथन एक सही है। अपभ्रंश में अनुनासिक ध्वनियाँ ई एवं ज नहीं होता है। न का प्रयोग ड से लिया जाता है। अपभ्रंश से संयोजन प्रवृत्ति आगामी संयोजन से अंतिम संयुक्ताक्षर में उसी वर्ण वर्ग का वाक्य क्या है। तो परिवर्तन है, सरल है, कठिन है या इनमें से कोई नहीं है। तो 19वां का हो जाएगा परिवर्तन। अनुगामी में अनुनासिक ध्वनियाँ सामान्य डैश के द्वित्व में परिशत होती हैं। तो भाषा, स्वर, व्यंजन या लिखित। तो 20 का क्या हो जाएगा। तो 20 का हो जाएगा सी यानी व्यंजन। रूप, रचना, संबंध, अपभ्रंश उसके किस वैकास्य को प्रदर्शित करता है। तो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक। तो बताएं क्या होगा 21 का होगा डी। तो डी मतलब ऐतिहासिक। संस्कृत की अति जटिल कारक व्यवस्था किसमें अति सरल हो गई। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा सरल होगी इस भाषा में हुई। तो अपभ्रंश में हुई, अवधि में या सदुकड़ी या ब्रज भाषा में। तो 22वां का उत्तर होगा ए यानी अपभ्रंश में। अब वहाँ अपभ्रंश में कितने कोटि के शब्द हैं, मतलब कितने प्रकार के शब्द हैं अपभ्रंश में। 23वां प्रश्न। तो 1, 2, 3 या 4। 23वां का हो जाएगा तीसरा यानी सी, यानी 3 प्रकार के कोटि के शब्द माने गए हैं। विभक्ति उकार बहुल भाषा के निम्न में से कौन सी प्रसिद्धि है। खड़ी बोली में, अपभ्रंश में, हिंदी में या संस्कृत में। 24 का क्या होगा बी यानी अपभ्रंश में। विभक्ति उकार बहुल भाषा का प्रयोग किसमें होता है, अपभ्रंश में। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का अधिकांश प्रसर्ग किससे विकसित हुए हैं। ठीक है, तो अवधि से हुए या ब्रज भाषा से या अपभ्रंश से हुए या संस्कृत से हुए। तो 25वां का आंसर क्या होगा सी यानी अपभ्रंश से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टू का प्रयोग खड़ी बोली और अवधि में होता है। टू का प्रयोग अवधि में जबकि खड़ी बोली में नहीं होता है। इसका उत्तर क्या होगा फटाक से बताया जल्दी से। तो 26 का हो जाएगा केवल एक कथन सही है कि टू का प्रयोग खड़ी बोली और अवधि में होता है। तद्भव के कारण हिंदी क्रियाओं की संस्कृत की संपूर्ण संपदा कहाँ मिलती है। वैदिक में मिलती है, संस्कृत में मिलती है या अपभ्रंश में या दिशा में मिलती है। तो 27 का उत्तर जाएगा सी अपभ्रंश में। हिंदी की काल रचना किस भाषा से हुई है। तो अवधि से या संस्कृत से या डच से या अंग्रेजी से। तो बताएं इसका उत्तर तो बिल्कुल आसान है 28 का बी से। ठीक है ना। वाक्य के शब्दों में पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रम को क्या कहते हैं। वर्ण विन्यास, वाक्य विन्यास, सरल विन्यास या भाषा विन्यास। तो क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा वाक्य विन्यास। विभक्ति व प्रत्यय को लक्षित करके हेमचंद्र द्वारा लिखित निम्न कथन पर विचार करें। पहला है अधिकरण कारक की विभक्ति का प्रयोग कर्म और करण संप्रदान और अधिकरण के रूप में होता है। कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए होता है। तो दोनों में से कौन सा सही है बताएं आप। 30वां का हो जाएगा डी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। 31वां प्रश्न। संस्कृत में कथ का कर्म सदैव कौन सी विभक्ति में रहता है परंतु हिंदी में उसके साथ करण पर सर्ग से लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका हो जाएगा द्वितीय यानी ए जो है पहला प्रश्न, पहला उत्तर जो है सही है द्वितीय। भारतीय आर्य भाषा के कथन में सर्वप्रथम अपभ्रंश में कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता था। तो संयुक्त का होता था या सरल का या वाक्य का या अलग विन्यास का। तो 32वां का उत्तर हो जाएगा ए यानी संयुक्त क्रिया का। पुरानी हिंदी में विशेषण उपवाक्य को जोड़ने के लिए कौन सी सर्वनाम में जो का प्रयोग होने लगा। निजवाचक में, पुरुषवाचक में, संज्ञावाचक या संबंधवाचक में। तो 33 का हो जाएगा डी संबंधवाचक में। अपभ्रंश में प्रायः कौन से शब्दों का बहिष्कार किया गया जो आगे चलकर भक्ति आंदोलन के कारण उस शब्द को पुनः प्रवेश मिला। तत्सम, तृतीया, चतुर्थ या षष्ठी। तो 34वां का उत्तर भी बिल्कुल आसान है ए यानी तत्सम, जहाँ अपभ्रंश में इसका प्रयोग होता था लेकिन बाद में बंद हो गया और फिर चालू हुआ का भक्ति आंदोलन में।
आगे प्रश्न है 35वां, उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर, कीर्ति लता, कीर्ति पताका आदि ग्रंथों का प्रणयन किस भाषा में हुआ है? तो मगही में हुआ, तद्भव में हुआ, अवहट में हुआ, संस्कृत में हुआ है। ये तो बिल्कुल आसान है। 35वां क्या हो जाएगा? सी यानी अवहट भाषा में। लिपि में री का अस्तित्व मिलता है, लेकिन उच्चारण में वह नियमतः क्या हो जाता है? री का क्या हो जाता है? ठीक है, तो बताइए आप, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? रा, र, री, रे क्या होगा 36 का? 36 का हो जाएगा सी यानी री का, रीक में हो जाता है। अवहट में अपभ्रंश की सभी ध्वनियों के अतिरिक्त अ, इ, औ की संधि से बने शब्दों में कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? तो ए और निकलती हैं, सॉरी ए और निकलती हैं, ए या आ निकलती हैं, अ या ई निकलती हैं, या आ निकलती हैं। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? अ यानी ए और निकलती है, पहला उत्तर। पुरानी हिंदी में किसकी मौलिक विचारधारा खजाना है जिसका अभूतपूर्व महत्व प्रथम प्रकाशन के समय था, जो आज भी उतना ही माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद, गुलेरी जी, कबीरदास और सूरदास। 38वां का प्रश्न क्या हो जाएगा? ब गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अपभ्रंश को कौन सी संज्ञा दी गई है? पुरानी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, तत्सम हिंदी, व्याकरण हिंदी। तो बताएं फटाक से आप। तो पुरानी हिंदी कहा गया है किसे? अपभ्रंश को। अपभ्रंश से ही पुरानी हिंदी का जन्म माना जाता है। हिंदी का उद्गम और विकास कहाँ से हुआ है? व्याकरण से हुआ, देशज से हुआ, सिंध से हुआ, या अपभ्रंश से हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका? डी यानी अपभ्रंश। आजकल लोग पृथ्वी राष्ट्रों की भाषा को कौन सी प्राचीनतम रूप मानते हैं? खड़ी बोली, हिंदी, देशज या अपभ्रंश? तो बी हो जाएगा यानी हिंदी मानते हैं आजकल लोग। पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था अपभ्रंश एवं अवहट के काफ़ी डैश क्या है? निकटस्थ है या दूरस्थ है या प्रथमस्थ है या उपरोक्त सभी हैं? तो 42वें का हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और अपभ्रंश और अवहट की जो ध्वनि व्यवस्था है, दोनों ही तीनों जो है क्या है? निकट है। कहीं कहीं संस्कृत को पुरानी हिंदी के रूप में दोहरी रूप कौन सी संज्ञा में पाई जाती है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो डी होगा भाववाचक। वैदिक संस्कृत काव्य में आर्य भाषा प्रदेश में कितनी स्थानीय बोलियां विकसित की गई हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बताएं जल्दी साहब। बी यानी 3 आर्य भाषा, मतलब 3 वैदिक आर्य 3 बोलियां विकसित हुई हैं। खड़ी बोली का जन्म कौन सा काल माना जाता है? कौन से काल से? तो ये हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है। 45 का हो जाएगा बी यानी 1000 ईसा पूर्व से। आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी? संस्कृत से, पाली से, अपभ्रंश से या आर्य भाषा से? तो बताएं आप। 46वां का क्या हो जाएगा? सी यानी अपभ्रंश से। आदिकाल में हिंदी भाषा सभी बातों से किसके निकट थी? अपभ्रंश से। अपभ्रंश में कितने स्वर वर्ण होते हैं? बताएं आप। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं? 47वां का प्रश्न होगा डी 8 होते हैं और 9 बाद में जोड़ा गया। आगे प्रश्न है 48वां। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर कौन से हैं जिनका विकास हुआ, जो संयुक्त स्वर थे परंतु इनका उच्चारण अ, इ, अ, उ के रूप में होता है? तो तुरंत मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा बताइए फटाक से? बी ए और। निम्नलिखित में से कौन सी आंदोलन मुस्लिम शासकों के प्रभाव कारण हिंदी में संस्कृत तथा फारसी शब्द आए, जिस प्रकार उनके कुछ संयुक्त व्यंजनों का भी हिंदी में प्रवेश हुआ? भक्ति, सहयोग, साहित्यिक या सांस्कृतिक? ये तो बिल्कुल आसान है ना। तो 49 का हो जाएगा ए यानी भक्ति आंदोलन। कृदंतों से बनी क्रियाओं में कौन सी परिवर्तन पूरी तरह से होने लगा? भाषा, क्रिया, लिंग या शब्द? 50 का हो जाएगा सी यानी लिंग का पूरी तरह से परिवर्तन पूरी तरह से होने लगा। भक्तिकालीन आंदोलन के प्रारंभ में कौन सा शब्दावली का बाहुल्य अपभ्रंश की तुलना में बढ़ने लगा? तद्भव, तत्सम, देशज या कृदंत? 51 का क्या होगा? तो बी यानी तत्सम का। मुसलमानों के आगमन से कुछ प्रश्नों फारसी, अरबी, तुर्की आदि शब्दों का प्रयोग किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, खड़ी बोली, हिंदी या ब्रज? तो बताएं। 52 क्या हो जाएगा? सी यानी हिंदी का।
किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को कौन सी भाषा कहा? ट ट श श ण या ई। तो ये भी आसान बिल्कुल 53 का क्या हो जाएगा? सी ण भाषा। इसने कहा है किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। अवधी और ब्रज भाषा में किस महाप्राणत्व का लुप्त हो गया और आगे चलकर केवल न के रूप में अवशिष्ट रह गया? नह, नम, नण, नज। तो क्या होगा इसका 54 का उत्तर? 54 का हो जाएगा ए नह। ठीक है ना। तो नह क्या हो गया? न हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आधुनिक हिंदी का है से बना है? अह या है या हाय या अह? बताएं फटाक से। तो 55 का हो जाएगा डी यानी अह से है बना हिंदी में। गुलेरी जी ने कहा है कि मूल भाषा संस्कृत है और कौन सी भाषाएं हैं जो उसकी बेटियां हैं? तो आधुनिक आर्य हैं, आधुनिक हिंदी है, आधुनिक मगही है या आधुनिक संस्कृत है? तो आधुनिक आर्य है। अगर आप लोग उत्तर मिला सकते हैं यहाँ से, तो देख लीजिए ये MCQ का उत्तर हो गया आपका।